हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अदनान हामिद अपने यूट्यूब चैनल एज क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम झारखंड टेट से रिलेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के बारे में बात करेंगे। हम 30 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि क्वेश्चंस किस तरीके के आ सकते हैं और हम इन क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है हमारा, द पीरियड ऑफ इन्फेंसी इज फ्रॉम, यानी इन्फेंसी यानी शैशव काल की अवधि है। प्यासे ने 4 स्टेजेस दी थी। पहली स्टेजेस उन्होंने इन्फेंसी बताई थी, उन्होंने बताया था 0 से 2 साल के लिए होती है। दूसरी स्टेज उन्होंने बताई थी प्री कन्वेंशनल, जो 2 से 7 साल के लिए चलती है। थर्ड जो उन्होंने बताई थी जो 7 to 11 चलती है, 11 और 12 ईयर चलती है, जिसको हम कहते हैं कॉन्क्रीट स्टेज। और जो फाइनल जो स्टेज बताई थी उन्होंने 12 एंड अब जो बताई थी वो थी हमारी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो ये हमारी चलती है बर्थ टू 2 ईयर्स, यानी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा जन्म से लेकर 2 वर्ष तक हमारी पीरियड ऑफ इन्फेंसी चलती है। प्यासे से रिलेटेड मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है जिसमें मैंने 30-35 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। उस वीडियो को देखने के बाद मुझे नहीं लगता प्यासे से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आपका कहीं पर कोई भी क्वेश्चन बचेगा सॉल्व होने से। नेक्स्ट हमारा आता है, अकॉर्डिंग टू प्यासेस a child between 2 to 7 years in the cognitive development is। अब मैं जैसा कि मैंने अभी अभी बताया कि प्यासे ने 4 स्टेजेस दिए हैं। पहली थी हमारी सेंसरी मोटर, दूसरी थी हमारी प्री ऑपरेशनल, तीसरी थी हमारी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल एंड थर्ड थी हमारी फॉर्मल ऑपरेशन। तो हमने प्री ऑपरेशनल बताया जी 2 से 7 साल तक चलती है हमारी पूर्व संक्रियात्मक, 2 से 7 साल। फॉर्मल जो ऑपरेशन होती है वो हमारी 11 से अब 11 या 12 से अब होती है। कॉन्क्रीट हमारी 7 to 11 होती है और ये हमारी 0 to। नेक्स्ट हमारा आता है डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम। मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग से ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो मैक्सिम ये हमारा कहता है कि हम जनरल से हम स्पेसिफिक की तरफ चलते हैं, यानी हम सामान्य से विशिष्ट की तरफ चलते हैं। हम जो है कॉम्प्लेक्स से हार्ड की तरफ नहीं बल्कि इजी टू डिफिकल्ट की तरफ चलते हैं। स्पेसिफिक टू जनरल बल्कि जनरल टू स्पेसिफिक चलते हैं हम, और इजी से इजी कुछ नहीं, सिंपल टू इजी नहीं बल्कि इजी टू डिफिकल्ट। तो हमारा इसका पहला आंसर इसका हमारा सामान्य से विशिष्ट की ओर करेक्ट आंसर इसका हमारा ये हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तब वे बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं। इसे कहा जाता है when adults adjust to the assistance they provide to facilitate progression of the child from current level of performance to potential level of performance, it is called। देखिए, वाइगोस्की ने एक कॉन्सेप्ट दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर कोई बच्चा, यहां तक उन्होंने कहा था कि अगर कोई बच्चा सपोज दैट आपके जेटेट में 90 पे क्वालिफाई है, अब विदाउट एएच क्लासेस देखे 85 मार्क्स लेके आ रहे हैं, विदाउट कोई किसी असिस्टेंस के, किसी को भी प्रिपरेशन करके। लेकिन जब आपको कोई असिस्टेंस दी गई, ठीक है, यहां पर आपको हेल्प दी गई और आपने 90 प्लस इसको स्कोर कर लिया, 90 प्लस आपके मार्क्स आ गए, यानी आप जेटेट क्वालिफाई हो गए। तो जो ये असिस्टेंस, इस जोन को हम कहते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी समीपस्थ विकास का क्षेत्र। और ये जो हेल्प या जो असिस्टेंस आपको दी गई इसको हम कहते हैं स्कैफोल्डिंग, यानी पाड़। इसको हिंदी में कहते हैं पाड़ भी कहते हैं, मचान भी कहते हैं इसको, ठीक है। तो when adults adjust to the assistant they provide to facilitate progression of the child from current level of performance to potential level of performance, it is called। क्या कहलाएगा ये कहलाएगा हमारा प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। और जो हेल्प जो दी गई है उसको हम कहते हैं स्कैफोल्डिंग, ठीक है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। The process of changing the existing schemas into new information, it is called। यानी नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा में बदलाव की प्रक्रिया कहलाती है। देखिए, हमारे माइंड में कुछ स्कीमास बने हुए हैं। ये जो टर्म है स्कीमा, ये दी हुई है प्यासे के द्वारा दी गई है। ये उन्होंने कहा था कि जैसे हमारे किसी भी चीज से रिलेटेड हमारा कुछ स्कीमा बना हुआ है, ठीक है। सपोज दैट हमारा स्कीमा जो है
मोबाइल को लेके हमारा कुछ स्कीमा बना हुआ है कि मोबाइल इस तरीके का होता है, लेकिन जैसे मोबाइल के बारे में कोई नई तरीके का मोबाइल आया, हमने देखा कि फोल्डिंग मोबाइल आ गए, अब तो हमने अपनी जो नॉलेज थी, जो स्कीमा था, उसमें कुछ चेंजेस किए। इसी चेंजेस को हम ये कहते हैं ना, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द एग्जिस्टिंग स्कीमाज। हमने कहा कि हाँ भाई फोल्डिंग का भी एक मोबाइल आ रहा है अब, तो इसी चेंजिंग के प्रोसेस को हम कहते हैं एसिमिलेशन, यानी आत्मसातकरण कहते हैं, एसिमिलेशन कहते हैं हम इस प्रोसेस को। हम क्या कहेंगे? एसिमिलेशन कहेंगे इस प्रोसेस को। यानी स्कीमाज में अगर कोई चेंजेस आ रहा है, नई इंफॉर्मेशन हमारे पास, हम उसको मॉडिफाई कर रहे हैं, तो हम उसको क्या कहेंगे? एसिमिलेशन कहेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन मिडिल चाइल्डहुड स्पीच इज मोर खाली जगह रेदर देन खाली जगह, यानी मध्य बाल्यावस्था में भाषा खाली जगह के बजाय अधिक है। मध्य बाल्यावस्था यानी मिडिल चाइल्डहुड, अगर हम मिडिल चाइल्डहुड की तरफ देखें तो हमारा चाइल्डहुड तकरीबन, मिडिल चाइल्डहुड जो हमारा आता है वो आता है हमारा 8 से 12 या 9 से 11, इस तरीके से हमारा कुछ इन ईयर्स में आता है। अब देखो, ईगोसेंट्रिक जो पियाजे ने बताई थी, वो थिंकिंग या भाषा या सारी चीजें वो होती हैं 2 से लेकर 7 साल तक के लिए, जो प्री ऑपरेशनल स्टेज जो बताई गई थी। तो भाषा ईगोसेंट्रिक ना होके, बल्कि देखो एनिमिस्टिक भी नहीं होगी, मैच्योर इमेच्योर भी नहीं होगी, एनिमिस्टिक थिंकिंग भी हमारी इसी स्टेज में चलती है 2 to 7 ईयर्स। प्यासे से रिलेटेड मैंने अभी बताया था, बना रखी है, उसमें आप जाके जरूर देख लें उसको, अगर प्यासे से रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन मिस नहीं करना है तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी जो भाषा होगी वो होगी सोशलाइज्ड होगी, यानी समाजीकृत होगी, ना कि ईगोसेंट्रिक। यानी इन मिडिल चाइल्डहुड स्पीच इज मोर सोशलाइज्ड रेदर देन ईगोसेंट्रिक। तो हमारा ये सेकंड आंसर, हमारा इसका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन इन्वॉल्व्स, बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल हैं हैंड्स ऑन एक्टिविटीज फॉर किड्स, child sitting in a corner, child in restricted environment, activities that do not include play, यानी बच्चे को एक कोने में बिठा देना, या बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां, या प्रतिबंधित परिवेश में अधिगम, या वे गतिविधियां जिनमें खेल शामिल नहीं होते। देखिए, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होती है, इसमें बच्चा जो होता है, चाइल्ड जो होता है, वो एक्टिव रोल अदा करता है, यानी एक्टिव करेगा। टीचर का काम क्या होता है? टीचर सिर्फ और सिर्फ उसको अपॉर्चुनिटी प्रदान करता है जिससे कि बच्चा अपनी नॉलेज का निर्माण खुद से कर सके। इसीलिए हम कहते हैं कि टीचर जो होता है वो एक फैसिलिटेटर का रोल अदा करता है, इसमें बच्चा एक्टिव होगा। तो एक्टिविटीज दैट डू नॉट इंक्लूड प्ले, आजकल हम प्ले वे मेथड्स की बात करते हैं, तो ये आंसर बिल्कुल नहीं होगा। लर्निंग इन रिस्ट्रिक्टेड एनवायरनमेंट बिल्कुल भी नहीं होगा। ओपन माहौल दिया जाएगा जिससे बच्चे अपनी चीजों को डिस्कस कर सकें। चिल्ड्रन सिटिंग इन कॉर्नर बिल्कुल भी नहीं। तो हैंड्स ऑन एक्टिविटीज फॉर किड्स, यानी बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, द क्लास टीचर ऑब्जर्व राघव इन हर क्लास प्लेइंग मेलोडियस सेल्फ कंपोज्ड म्यूजिक ऑन हिज कीबोर्ड, यानी कक्षा अध्यापक ने राघव को अपनी कक्षा में अपने कीबोर्ड पर स्वयं द्वारा तैयार किया गया मधुर संगीत बजाते हुए देखा। राघव कोई बच्चा है, वो अपने कीबोर्ड पर एक मधुर संगीत बजा रहा है। तो कहते हैं द क्लास टीचर टॉट दैट राघव सीम टू बी हाई इन विच इंटेलिजेंस, यानी कक्षा अध्यापक ने कहा कि बच्चा जो है, राघव जो है, किस इंटेलिजेंस में। देखिए, हार्वर्ड गार्डनर का एक कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी इन्होंने दी है, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। इसमें उन्होंने 8-9 टाइप्स की इंटेलिजेंस को बताया है, जिसमें उन्होंने बताया स्पेशल इंटेलिजेंस। स्पेशल इंटेलिजेंस ये होती है, ये एक तरीके से जो आर्किटेक्चर होते हैं हमारे, जो इंजीनियर्स होते हैं, उनमें बहुत ज्यादा पाई जाती है। वो देख लेते हैं कि इस मतलब ये स्पेस से रिलेटेड होती है। जो हमारे जो कैप्टन्स होते हैं इनके जहाज वगैरह के, इनमें भी ये इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा पाई जाती है कि किसी भी स्पेस का, किसी भी जगह का यूज किस तरीके से करना है, वो होती है। नेक्स्ट इन्होंने बताई थी बॉडीली काइनेस्थेटिक, जो हमारे एथलीट होते हैं, ठीक है, इनमें ये इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा होती है। लिंग्विस्टिक हमारी होती है, जो लोग जैसे हमारे राइटर हो गए, ठीक है, पोइट हो गए, इन लोगों में लिंग्विस्टिक यानी भाषाई
एबिलिटीज बहुत ज्यादा होती है। इसी तरीके से म्यूजिकल एबिलिटी, जिन जिन बच्चों में, जिन लोगों में म्यूजिकल एबिलिटी, जो म्यूजिक को कंपोज कर सके, जैसे हमारे AR रहमान हो गए या और भी बहुत सारे कंपोजर्स हैं हमारे, तो राघव के यहाँ पर क्या कर रहा है, राघव जो है म्यूजिक कर रहा है। तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर म्यूजिकल संगीत में इंटेलिजेंस यहाँ पर उसमें ज्यादा है। और भी कई सारी तरीके की, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस उन्होंने बताया था। एक चीज मैं आपको यहाँ पर बता देता हूं, और भी जो उन्होंने जो बताई थी, एक बताई थी उन्होंने इंटरपर्सनल और एक बताई थी इंट्रा। क्योंकि इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस में होता है कि बच्चा सामने वाले से, यानी किसी सेकंड पर्सन से किस तरह बोलता है, किस तरह बिहेव करता है उसके साथ। और इंट्रापर्सनल में होता है कि कोई भी इंडिविजुअल खुद के साथ उसका किस तरीके से बोलता है, करता है, खुद के साथ अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेस को कितना वो जानता है। इसको हम कहते हैं इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। तो हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जब हम इंटेलिजेंस को पढ़ेंगे तब हम इन थ्योरीज को बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी मैं सिर्फ क्वेश्चंस करा रहा हूं, लेकिन नेक्स्ट वीडियो से मैं कोशिश करूंगा कि पहले आपको एक टॉपिक की थ्योरी प्रोवाइड करूं, उसके बाद उस टॉपिक से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस कराऊं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन अ टीचर कंसीडर्स बॉयज आर नेचुरली बेटर एट मैथमेटिक्स रेदर देन गर्ल्स। जब एक शिक्षक ये समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे हैं, ये दर्शाता है कि अध्यापक एथिकल है, जेंडर बाइज्ड है, मोरलिस्टिक है या राइट माइंडेड है, नीति परक है या जेंडर पक्षपाती है या शिक्षापरद है या सही दृष्टिकोण वाला है, राइट माइंडेड वाला है। देखिए, जब हम किसी भी ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर हम डिस्क्रिमिनेशन करने लगते हैं, या हम इसको कहते हैं कि हमारे पास कोई प्रूफ ना हो और हम किसी चीज के बारे में कोई एक अपना एक अनुमान पहले से बना लें जो कि बात सच भी ना हो। जैसे हम कहते हैं कि लड़कियों का, जैसे यहाँ पर कि मैथमेटिक्स में अच्छी होती हैं, लड़कियों को घर का काम ज्यादा अच्छे से आता है चीजें, तो ये चीजें एथिकल बिल्कुल नहीं कहलाएंगी, शिक्षाप्रद बिल्कुल नहीं कहलाएंगे, सही दृष्टिकोण वाला बिल्कुल नहीं होगा, बल्कि जेंडर बाइज्ड है। इसी को हम कहते हैं जेंडर स्टीरियोटाइपिंग। मैंने आपके लिए एक प्लेलिस्ट बना रखी है झारखंड टेट के नाम से, उसमें आप जाके देखिएगा। जेंडर के ऊपर मेरा एक पूरा लेक्चर है जिसमें मैंने जेंडर स्टीरियोटाइपिंग, जेंडर बाइस और भी बहुत सारी चीजों को समझाया है, तो आप उस लेक्चर को जरूर जाके देख लें। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्वेश्चन आता है कि इंक्लूसिव एजुकेशन एज्यूम्स दैट वी शुड चेंज एंड द फिट टू द चाइल्ड। कि हम, देखिए, समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें किसको चेंज करना चाहिए, किसके लिए। एक हमारा आता है इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा, एक हमारा आता है स्पेशल एजुकेशन, एक हमारा आता है इंटीग्रेटेड एजुकेशन। जब मैंने अपनी क्लास ली थी इसमें तो मैंने डिटेल में बताया, यहां पर भी मैं डिस्कस करता हूं। स्पेशल में क्या होता है कि जो स्पेशली एबल्ड बच्चे हैं उनके लिए स्पेशल क्लासेस रखी जाती हैं, उनके लिए कोई इक्विपमेंट होगा, जैसे कोई अगर ब्लाइंड बच्चा है तो उनके लिए ब्रेल लिपि और ये सारी चीजें उसमें रखी जाती हैं। लेकिन बाद में एक कॉन्सेप्ट आया कि इन बच्चों का जो इमोशनल डेवलपमेंट है, सोशल डेवलपमेंट है, वो हैम्पर हो जा रहा है स्पेशल स्कूल और स्पेशल क्लासेस में। लेकिन उनको जो है अपने आना तो उनको जो है सोसाइटी में ही है, और सोसाइटी में सारे मतलब जो नॉर्मल बच्चे हैं और जो स्पेशली एबल्ड बच्चे हैं उनके साथ ही रहना करना है। तो इनके लिए एक सिस्टम बनाया गया जिसको हम कहते हैं इंटीग्रेटेड या एकीकृत एजुकेशन सिस्टम। इस एजुकेशन सिस्टम में सिंपली ये कहा गया कि आप बच्चे को इस सिस्टम में डाल दीजिए, सिस्टम में कोई चेंज नहीं होगा, सिस्टम चेंज नहीं होगा, सिस्टम में कोई चेंज नहीं होगा, बच्चे को चेंज करना है अपने आप को हमारे सिस्टम में ढालने के लिए। तो ये बात कहीं से फिट नहीं हो पाई, तो फिर एक नया कॉन्सेप्ट आया इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन कहता है कि हम अपने सिस्टम में चेंज करेंगे, सिस्टम में चेंज करेंगे, बच्चे को, चाइल्ड को, बच्चे को बदलने की कोई जरूरत नहीं है। तो वी शुड चेंज सिस्टम टू द फिट ऑफ द चाइल्ड, यानी समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें सिस्टम को चेंज करना है और बच्चे के अनुरूप बदलना है। तो सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
इंक्लूसिव एजुकेशन पे भी मेरी एक वीडियो है, इसको आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है चिल्ड्रन हैव द पोटेंशियल टू क्रिएट नॉलेज एंड मेक मीनिंग, यानी बच्चे में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है। इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की भूमिका क्या है? अभी अभी मैंने बताया था कि जब चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की हम बात करते हैं, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की, तो उसमें टीचर अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कराता है बच्चे को, जिससे कि बच्चे अपनी नॉलेज का निर्माण या कंस्ट्रक्ट उसको खुद से कर सकते हैं, और उसका रोल एज ए फैसिलिटेटर होता है। ठीक है, तो फैसिलिटेटर, सुगम करता, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which of the following is not a characteristics of a gifted children? इनमें से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बच्चे की नहीं है? हाई ऑर्डर मेंटल प्रोसेस, कोई भी गिफ्टेड बच्चा होगा उसके अंदर हाई मेंटल प्रोसेस यानी उच्चतर श्रेणी की मानसिक प्रक्रियाएं हमें देखने को मिल जाएंगी। हाई सेल्फ एफिकेसी यानी उच्च आत्म क्षमता, सेल्फ एफिकेसी कहते हैं कि एक सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, सेल्फ एफिकेसी होता है। सेल्फ एफिकेसी का मतलब होता है कि किसी भी पार्टिकुलर काम को करने के लिए उस इंडिविजुअल में, उस लर्नर में कितना कॉन्फिडेंस है, कितना वो अपने आप पर भरोसा करता है कि मैं ये काम कर लूंगा। ठीक है, तो गिफ्टेड जो चिल्ड्रन होते हैं उसमें हाई सेल्फ एफिकेसी होती है। बिलो एवरेज मेंटल प्रोसेस, यू आर सॉल्विंग प्रॉब्लम इनसाइटफुली यानी अंतर्दृष्टिपूर्वक समस्याओं का समाधान करना, तो ये चीजें भी होती हैं। तो बिलो एवरेज मेंटल प्रोसेस उनका नहीं होता, तो हमारा करेक्ट आंसर यही हो जाएगा। ये हमारा थर्ड, क्योंकि इसमें पूछा है इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक, तो निम्न, इसको हम रब कर देते हैं अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लें तो जिससे आसानी से ले सकें। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। According to the pre-conventional level of Kohlberg theory, to which of the following would an individual turn when making a moral decision? यानी कोलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत सिद्धांत के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरफ प्रवृत्त होता है? देखिए, कोलबर्ग ने जो मॉरल डेवलपमेंट का सिद्धांत दिया है उसमें उन्होंने 3 लेवल बताए हैं और 6 स्टेज, हर लेवल में 2 स्टेजेस हैं। तो उनका पहला लेवल है जिसको हम कहते हैं पूर्व पारंपरिक स्तर, प्री कन्वेंशनल, ये 4 एज से स्टार्ट होता है, एट द एज ऑफ 4 और 10 तक चलता है। इसमें स्टेज 1 जो आती है वो सिंपली बच्चे का मोरल जो होता है, बच्चा चीजों को इसलिए फॉलो करता है कि उसको पनिशमेंट ना दिया जाए, यानी वो अपना होमवर्क इसलिए करके ले जाएगा कि उसको पनिशमेंट ना मिले, वो अपनी माँ का, अपने जो है फादर का कहना इसलिए मानेगा कि अगर उसने कुछ गलत किया तो उसको पनिशमेंट दिया जाएगा। अगर हम इसकी सेकंड स्टेज पे आते हैं तो इसमें बच्चा अपने सेल्फ इंटरेस्ट पे बात करता है, इसमें कहता है कि मेरा क्या फायदा है, रिवार्ड ओरिएंटेशन है। अगर बच्चे से कहोगे, बच्चे से माँ कहेगी जाओ शॉप से जाके नमक ले आओ, तो वो कहेगा नमक, मैं टॉफी भी अगर मुझे टॉफी मिलती है तब जाऊंगा, उसमें वो रिवार्ड देखता है। टिट फॉर टैट यानी इसको हम कहते हैं जैसे को तैसा, जैसे को तैसा व्यवहार वो वहां पर देखता है कि अगर किसी एक स्कूल में उस बच्चे की कॉपी किसी ने फाड़ दी तो वो दूसरे बच्चे की भी कॉपी फाड़ देगा। इंस्ट्रूमेंटल पर्पस, उसको अपना ही भला देखना है, सारी चीजों में अपना फायदा देखना है। नेक्स्ट जो हमारी इसकी स्टेज आती है वो आती है हमारी कन्वेंशनल यानी पारंपरिक स्तर, इसमें स्टेज 3 और स्टेज 4 है। इसमें बच्चे का जो मोरल जो डिसीजंस लेता है वो सिर्फ इसलिए लेता है कि गुड बॉय और गुड गर्ल, उसकी इमेज अच्छी बन जाए। किसी ने कोई काम करने के लिए कहा तो वो सिर्फ इसलिए करेगा कि लोग उसको अच्छा कहें। ठीक है, नेक्स्ट हमारी ये आती है लॉ एंड ऑर्डर। इस स्टेज पर बच्चा सोसाइटी के या अपने एल्डर्स के लॉ एंड ऑर्डर की वजह से काम करता है कि अगर उसने कुछ गलत किया तो सोसाइटी या लॉ एंड ऑर्डर उसको पनिश कर देंगे, इस तरीके से वो काम करता है। थर्ड और हमारी जो फाइनल स्टेज जो आती है वो आती है पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। इस स्टेज पे बच्चा कहता है कि सोशल लॉज कैन बी मॉडिफाई, यानी जो हमारे सोशल लॉज जो बने हुए हैं उनको हम मॉडिफाई कर सकते हैं फॉर द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी। आपने सुना होगा, मुन्ना भाई एमबीबीएस मूवी देखी होगी, तो वो कहता है कि अगर किसी का एक्सीडेंट हुआ है तो कैजुअलिटी पहले पर्चा बनवाना जरूरी है या उस पेशेंट को पहले देखा जाए। रूल ये है कि पर्चा बनवाना है, लेकिन उसको फिर मॉडिफाई किया गया, कहते हैं कि सोशल लॉज कैन बी मॉडिफाई फॉर द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी। अगर सोसाइटी का इसमें भला होता है
तो हम उन लॉज को चेंज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो फाइनल स्टेज जो आता है वो आता है यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स, यानी हम कुछ चीजों को, हम अपने जो हमारी जो चीजें हैं उनके बियॉन्ड जाके भी, उनसे बाहर जाके भी हम चीजों को सोच सकते हैं, सोसाइटी के भले के लिए और इंडिविजुअल के भले के लिए हम चीजों को कर सकते हैं। तो आते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। अकॉर्डिंग टू प्री कन्वेंशनल लेवल ऑफ कोलबर्ग, प्री कन्वेंशनल लेवल में कोलबर्ग ने बताया कि हम बच्चे का किस तरीके से होता है। कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार पूर्व परंपरागत स्तर में कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरफ प्रवृत्त होगा। तो सिंपल सी बात है, हमने कहा था पोटेंशियल पनिशमेंट इन्वॉल्व, पर्सनल नीड्स एंड डिजायर्स, इंडिविजुअल वैल्यूज एंड फैमिली एक्सपेक्टेशन। बिल्कुल नहीं होती फैमिली एक्सपेक्टेशन, इंडिविजुअल वैल्यूज भी नहीं, पर्सनल नीड और डिजायर्स को वो सेकंड में देखता है, और पोटेंशियल पनिशमेंट इन्वॉल्व, यानी फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम अपने। रिगार्डिंग लर्नर्स इंडिविजुअल डिफरेंसेस द टीचर शुड, यानी शिक्षार्थी अधिगमकर्ता की व्यक्तिगत भिन्नताएं के संदर्भ में शिक्षिका को चाहिए। इंडिविजुअल डिफरेंसेस पर भी मेरा एक लेक्चर है, ऑलरेडी मैंने प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया है, आप उसको भी जाके देख सकते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस, देखिए ये बात मान के चलिए, जितने हमारे क्लास में अगर जितने भी बच्चे बैठे हुए हैं, हर एक बच्चा यूनिक है, हर एक में इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं। तो प्रोवाइड अ वैरायटी ऑफ लर्निंग सिचुएशन, विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना, या सॉल्व द प्रॉब्लम बेस्ड ऑन डिडक्टिव मेथड, यानी निगमनात्मक पद्धति के अनुसार समस्या का समाधान करना, या मोस्ट ऑफ द टाइम यूज एल्गोरिदम, या प्रोवाइड फैक्ट्स टू स्टूडेंट टू मेमोराइज देम। मेमोराइजेशन की हम बात नहीं करते, यूज एल्गोरिदम की हम बात नहीं करेंगे, सॉल्व द प्रॉब्लम ऑन डिडक्टिव, सिर्फ डिडक्टिव क्यों, इंडक्टिव क्यों नहीं, निगमनात्मक हो गया, आगमनात्मक हो गया। जैसे कि मैंने कहा इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, हर बच्चा अपने आप में यूनिक है, तो हमें वैरायटी ऑफ टीचिंग लर्निंग सिचुएशंस हमें प्रोवाइड कराना चाहिए, जिससे जब हम वैरायटी आएगी हमारी टीचिंग में, हम एक चीज को, एक कॉन्सेप्ट को कई तरीके से समझाएंगे। क्योंकि हमारी क्लास में देखिए जो इंटेलिजेंस है या कोई भी चीज है वो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व में डिवाइड है। यहाँ पर हमें लो इंटेलिजेंस के बच्चे भी मिल जाएंगे और हाई इंटेलिजेंस के बच्चे भी मिल जाएंगे। तो हमें हर एक के लेवल पे पहुंचते हुए वैरायटी ऑफ लर्निंग सिचुएशंस को हमें प्रोवाइड करना है। इसलिए इसका आंसर होता है विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों में को उपलब्ध कराना बच्चे को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है। नॉट, कभी भी नॉट आ जाए तो पहले अपने क्वेश्चन पेपर में इसको सर्किल कर लिया कीजिए, वरना गलत हो जाता है। ऑल डेवलपमेंट फॉलोज अ सीक्वेंस, बिल्कुल सही बात है। देखिए पहले इन्फेंसी आएगी, ठीक है, फिर चाइल्डहुड आएगा, फिर एडोलेसेंस आएगा, फिर अडल्टहुड आएगा, फिर ओल्ड एज आएगी, ठीक है। तो ये एक सीक्वेंस को फॉलो करता है। ऑल एरियाज ऑफ डेवलपमेंट आर इंपॉर्टेंट, सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं। थर्ड बात कह रहा है कि ऑल डेवलपमेंट रिजल्ट फ्रॉम एन इंटरेक्शन ऑफ मैच्योरेशन एंड एक्सपीरियंसेस, यानी सभी विकास परिपक्व तथा अनुभव की अंतःक्रिया का परिणाम होते हैं। बिल्कुल सही बात है। जब जैसे जैसे बच्चा मैच्योर होता चला जाता है, उसकी एज बढ़ती चली जाती है और वो सोसाइटी के साथ इंटरेक्ट कर रहा होता है, सोसाइटी के साथ घुलता मिलता है, तो उसका डेवलपमेंट हो रहा होता है, ठीक है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। ऑल डेवलपमेंट एंड लर्निंग प्रोसीड एट एन इक्वल रेट, इक्वल रेट में बिल्कुल भी नहीं होती। हो सकता है कोई बच्चा बोलना 10 मंथ पे स्टार्ट कर दे, कोई बच्चा 12 मंथ पे स्टार्ट कर दे, कोई बच्चा चलना 10 मंथ पे कर दे, कोई बच्चा 12 मंथ पे कर दे। इवन एक ही बच्चे में हो सकता है इन्फेंसी में उसकी ग्रोथ बहुत ज्यादा हो, बहुत तेजी से हो, चाइल्डहुड में वो कम हो जाए, अडल्टहुड में बढ़ जाए। इस तरीके से हमें चीजें देखने को मिल सकती हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर यही हो जाएगा कि सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे नहीं आगे बढ़ते हैं। तो ये इसका क्योंकि नॉट पूछा है इसलिए इसका आंसर हो जाएगा, जबकि एक समान गति से आगे नहीं बढ़ते हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा 4। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ कंडक्टिंग असेसमेंट, यानी निम्नलिखित में से कौन सा आकलन करने का
सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है। यानी हमें बच्चों का टेस्ट लेना है, असेसमेंट करना है, बच्चों का आकलन करना है, तो सबसे अच्छा तरीका कौन सा होगा? असेसमेंट शुड बी एट द एंड ऑफ द सेशन, बिल्कुल भी नहीं, एंड में बिल्कुल भी नहीं, जिसको हम कहते हैं समेटिव, एंड में बिल्कुल नहीं लेना है। असेसमेंट इज एन इनबिल्ट प्रोसेस इन टीचिंग, या असेसमेंट शुड बी डन ट्वाइस, हाफ ईयरली ले लिया और फिर ईयरली एग्जाम ले लिया, एट द बिगिनिंग एंड एट द सेशन। या असेसमेंट शुड बी डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी नॉट बाय द टीचर, यहां बाहर से कोई आया और बच्चों का एग्जामिनेशन ले लिया। तो हम बात करेंगे आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है, यानी असेसमेंट इज एन इनबिल्ट प्रोसेस इन टीचिंग। हम आजकल बात करते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट की हम बात करते हैं, यानी असेसमेंट फॉर लर्निंग, बच्चे का आकलन लर्निंग के लिए किया जा रहा है। इसलिए किसी भी प्रोसेस में हो, एक लर्निंग के साथ उसका असेसमेंट की लर्निंग हुई या नहीं, ये हमें जो है देखना जरूरी है। इसलिए असेसमेंट इज एन इनबिल्ट प्रोसेस इन टीचिंग एंड लर्निंग इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू क्रिएटिविटी? डाइवर्जेंट थिंकिंग, कन्वर्जेंट थिंकिंग, इमोशनल थिंकिंग एंड ईगोइस्टिक थिंकिंग। देखिए, ईगोइस्टिक थिंकिंग नहीं होगा, इमोशनल थिंकिंग नहीं होगा, यानी सामवेगिक चिंतन भी नहीं होगा, अहमवादी चिंतन भी नहीं होगा। अगर हम कन्वर्जेंट थिंकिंग की बात करें तो कन्वर्जेंट का मतलब क्या है? कोई एक पॉइंट है, चीजें यहां आके कन्वर्ज हो रही हैं, कन्वर्ज हो रहा है यहां पे। अगर हम डाइवर्जेंट की बात करें तो यहां से चीजें डाइवर्ज हो रही हैं, ये एक दूसरे के पूरा अपोजिट कॉन्सेप्ट है। तो जब भी क्रिएटिविटी होती है तो हम कहते हैं ना कि यार ये बच्चा बहुत क्रिएटिव है, इसने एक क्वेश्चन को 3 तरीके से सॉल्व करके हमें दिखा दिया, या हमें यहां तक पहुंचने के 3 तरीके सुलझा दिए इसने। तो डाइवर्जेंट थिंकिंग हमेशा इन्वॉल्व करती है क्रिएटिविटी को। तो क्रिएटिविटी में किस तरीके की होती है? डाइवर्जेंट, यानी अपसारी चिंतन होता है, अभिसारी चिंतन नहीं होता है इसमें। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which one of the following statement about children would Vygotsky agree with? Vygotsky ने अपना जो सोशियो कल्चरल थ्योरी दी थी उसमें उन्होंने कहा था कि बच्चे की लर्निंग के लिए 2 चीजें जरूरी हैं। पहला जरूरी है कल्चर और सोसाइटी। सोसाइटी और कल्चर, और बच्चा सब जब कल्चर अपने सोसाइटी और कल्चर से इंटरेक्ट करने के लिए उसको चाहिए लैंग्वेज। तो कल्चर, सोसाइटी और लैंग्वेज पे बहुत ज्यादा जोर देता। उन्होंने कहा था बच्चा अपनी सोसाइटी, अपने कल्चर के साथ अंतःक्रिया करके, इंटरेक्शन करके अपना डेवलपमेंट करता है। तो हम पढ़ते हैं क्वेश्चन को। बच्चे समय वयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से सीखते हैं। सही बात है। चिल्ड्रन लर्न थ्रू सोशल इंटरेक्शन विद पियर्स एंड एडल्ट्स। सही बात है। बच्चे तब सीखते हैं जब उनके आकर्षक पुरस्कार और निर्धारित की जाए। चिल्ड्रन लर्न व्हेन दे आर ऑफर्ड ल्यूक्रेटिव रिवार्ड्स। देखिए, रिवार्ड्स और पनिशमेंट की बात बिहेवियरिज्म करते हैं, बिहेवियरिज्म वाले करते हैं, बिहेवियरिस्टिक करते हैं। लेकिन वाइगोस्की जो थे एक कंस्ट्रक्टिव, या हम कहें रचनावादी साइकोलॉजिस्ट थे। वाइगोस्की थे और प्याचे थे, दोनों जो है एक कंस्ट्रक्टिव अप्रोच रखने वाले थे। रिवार्ड्स की बात ये दोनों कभी नहीं करेंगे। रिवार्ड्स की बात करते हैं, व्यवहारवादी बात करते हैं, तो ये आंसर गलत हो जाएगा। चिल्ड्रंस थिंकिंग कैन बी अंडरस्टूड बाय कंडक्टिंग लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट ऑन एनिमल्स। बच्चों के चिंतन को तब समझा जा सकता है जब प्रयोगशाला में पशुओं पर प्रयोग किया जाए। ये भी आंसर एप्रोप्रिएट नहीं है। चिल्ड्रंस आर बोर्न इविल एंड दे नीड टू बी कंट्रोल थ्रू पनिशमेंट। पनिशमेंट की बात भी बिहेवियरिस्टिक करते हैं। ये कहते हैं बच्चे जन्म से शैतान होते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो सिंपल बात है कि चिल्ड्रन लर्न थ्रू सोशल इंटरेक्शन विद पीयर्स एंड एडल्ट्स। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चिल्ड्रन आर, बच्चे हैं, क्या हैं? जिज्ञासु प्राणी हैं जो अपने चारों ओर के जगत को खोजने के लिए अपने ही तर्कों और क्षमताओं का उपयोग करते हैं। बिल्कुल सही बात है। जब बच्चा छोटा होता है तो अपने अलग तरीके के तर्क होते हैं उसकी, और अपनी क्षमताओं के अकॉर्डिंग, जो उसका माइंड सेट है उसके अकॉर्डिंग ही उसके तर्क होते हैं। ठीक है, चिंतन में वयस्कों की भांति ही होते हैं, और जो जो वे बड़े होते हैं उनके चिंतन में गुणात्मक वृद्धि होती है। वयस्कों की भांति तो नहीं होते। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता चला जाता है उसका चिंतन, उसकी सारी चीजें बढ़ती चली जाती हैं।
रीते बर्तन के समान होते हैं, एम्प्टी वेसल भी बच्चे नहीं होते हैं। निष्क्रिय जीव होते हैं, बच्चे बिल्कुल भी निष्क्रिय नहीं होते हैं। अब बच्चे जो है एक्टिव बीइंग होते हैं, यानी क्यूरियस बीइंग होते हैं। वो यूज देयर ओन लॉजिक एंड एबिलिटीज टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड अराउंड देम। तो ये करेक्ट आंसर हमारा पहला हो जाएगा इसका। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट चिल्ड्रंस एरर इज करेक्ट, यानी बच्चों की त्रुटि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। चिल्ड्रंस कमिट एरर बिकॉज दे आर केयरलेस, ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल ऐसा असावधानी के कारण बच्चे त्रुटि करते हैं, नहीं ऐसी बात नहीं है। चिल्ड्रंस एरर आर पार्ट ऑफ द लर्निंग प्रोसेस, बच्चों की त्रुटियां उनके सीखने की प्रक्रिया का अंग है, ये बात हो सकती है। चिल्ड्रंस कमिट एरर व्हेन द टीचर इज लीनियंट, ऐसी बात नहीं है, स्ट्रिक्ट भी हो जाए तब और ज्यादा एरर करेंगे। चिल्ड्रंस रन्स एरर्स आर इनसिग्निफिकेंट फॉर टीचर्स एंड शी शुड जस्ट स्ट्राइक आउट, बच्चों की त्रुटियां शिक्षक के लिए महत्वहीन हैं। सबसे ज्यादा महत्व वाली जो चीज है वो शिक्षक की, बच्चे की त्रुटियां ही हैं शिक्षक के लिए। आपने तारे जमीन पर मूवी देखी होगी, उसने उस त्रुटियों में ही देखा कि बी को डी लिखता है और डी को बी लिखता है। उसने त्रुटियों में एक पैटर्न देखा जिससे कि उसने पता किया कि इसको लिखने और पढ़ने संबंधी बीमारी है जिसको हम डिसलेक्सिया कहते हैं। तो हम इसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट जो आंसर, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। तो चिल्ड्रंस एरर आर द पार्ट ऑफ द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, बच्चे जो है ट्रायल एंड एरर की एक पूरी थ्योरी है जिसको हम लर्निंग थ्योरी हम थॉर्नडाइक ने दी है, इसको हम आगे की वीडियो में पहले हम इसकी थ्योरी करेंगे, उसके बाद उसके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो इसका आंसर हो गया सेकंड के बच्चों की त्रुटियां उनके सीखने की प्रक्रिया का अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं कि अ टीचर नीड्स टू इंश्योर दैट ऑल लर्नर इन हर क्लास फील एक्सेप्टेड एंड वैल्यूड टू डू दिस, यानी अध्यापक को यह सुनिश्चित करना है कि उसकी कक्षा में सभी शिक्षार्थी अपने आप को स्वीकृत और सम्मानित समझें। यानी क्लास जो है हमारी ऐसी चलना चाहिए कि सारे के सारे बच्चे ऐसे समझते हो कि ये बात मेरे लिए ही कही जा रही है, ये टीचर मेरे ध्यान में रख के ये बात कह रहा है, ऐसा नहीं कि मुझे इग्नोर कर रहा है। तो क्या करे टीचर, मेक स्ट्रिक्ट रूल्स एंड पनिश चिल्ड्रन हु डू नॉट फॉलो देम, यानी कड़े नियम बनाए और जो बच्चे उनको पालन नहीं करते उन्हें दंड दे, बिल्कुल गलत बात। लॉकडाउन अपॉन चिल्ड्रन फ्रॉम डिसएडवांटेज बैकग्राउंड, यानी वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को तिरस्कार करे, बिल्कुल भी नहीं। वंचित पृष्ठभूमि से और ज्यादा उनको जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है उनको और बहुत ज्यादा प्रोविजंस देता है। फाइंड आउट स्टूडेंट्स हु स्पीक गुड इंग्लिश, बिल्कुल भी नहीं। अगर हम प्राइमरी लेवल की बात करते हैं तो हम बात करते हैं मदर लैंग्वेज की, मदर टंग की बात करते हैं, यानी उन शिक्षार्थियों का पता लगाए जो अच्छी इंग्लिश बोलते हो, गलत आंसर हो जाएगा। गेट टू नो द सोशल एंड कल्चरल बैकग्राउंड ऑफ द स्टूडेंट्स एंड एनकरेज डाइवर्स ओपिनियन इन द क्लास, पता करे कि बच्चा कौन से कल्चरल बैकग्राउंड से आ रहा है, कौन सी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है उसकी, कौन सी सामाजिक पृष्ठभूमि है, और जब कोई एग्जाम्पल्स कोट करे तो इस तरीके से कोट करे कि वो सारे के सारे बच्चों के समझ आए, उससे वो रिलेट कर सके। तो हमारा फोर्थ आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सुरेश एक सामान्य रूप से एक शांत कमरे में अकेले पढ़ना चाहता है जबकि मदन एक समूह में अपने मित्रों के साथ पढ़ना चाहता है। ये उनके में विभिन्नता के कारण हैं, वैल्यूज के, एप्टीट्यूड्स के, लर्निंग स्टाइल के, लेवल ऑफ रिफ्लेक्टिविटी के। देखिए पढ़ने के हमारे अलग अलग स्टाइल हो सकते हैं, ठीक है। तो ये अधिगम शैली है, लर्निंग स्टाइल है सिंपली, क्या एक ग्रुप में पढ़ना चाहता है और एक जो है डिस्कशन करके एक अलग पढ़ना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, इंडिया हैज अ लॉट ऑफ लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, भारत में भाषिक विभिन्नता बहुत है। इन दिस कॉन्टेक्स्ट what is the most appropriate statement about multilingual classroom at primary level and especially class 1 and 2, यानी भारत में भाषिक विभिन्नता बहुत है, इस संदर्भ में विशेषकर कक्षा 1 और कक्षा 2 के प्राथमिक स्तर पर बहुभाषिक कक्षाओं के बारे में सर्वथा उपयुक्त कथन है। स्टूडेंट शुड बी पेनलाइज्ड फॉर यूजिंग देयर मदर टंग, हम NEP 2020 सिर्फ मदर टंग की ही बात करती है प्राइमरी एजुकेशन में। The school should admit only those students whose mother tongue is same as the language of instruction, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है कि विद्यालय में उन्हीं बच्चों को प्रवेश दिया जाएगा जिनकी मातृभाषा वही है जो शिक्षा में की जाए। मल्टीलिंगुअल की कोई किसी भी भाषा को बोलने वाला है उसको प्रवेश दिया जाएगा। द टीचर शुड रेस्पेक्ट ऑल लैंग्वेज एंड इनकरेज चिल्ड्रन टू कम्युनिकेट इन ऑल ऑफ देम, ये कुछ अच्छा लग रहा है। द टीचर शुड इग्नोर चिल्ड्रन
वो यूज देयर मदर टंग इन द क्लास, बिल्कुल भी नहीं, हमें मदर टंग में ही एजुकेशन देना है। तो इसका मतलब ये होगा टीचर शुड रेस्पेक्ट ऑल लैंग्वेज एंड इनकरेज द स्टूडेंट्स, यानी शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और सभी भाषाओं में अभिव्यक्ति के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। नेक्स्ट हमारा आता है व्हाट इज मीन्ड बाय नेचर इन नेचर एंड नेचर कंट्रोवर्सी। नेचर एंड नर्चर कंट्रोवर्सी में नेचर क्या क्या मतलब है, प्रकृति पोषण में प्रकृति से क्या मतलब है। देखिए बच्चे का डेवलपमेंट जो होता है वो होता है हेरिडिटी प्लस इन्वायरमेंट, ठीक है, किस इन्वायरमेंट में वो आ रहा है, यानी उसके इंटरेक्शन किन किन के साथ है, इंटरेक्शन किन किन के साथ है। तो ये नर्चर जो होगा ना, ये तरबियत जिसको हम कहते हैं, पोषण जो हो रहा है बच्चे का, ये तो ये हो गया। और जो हमारा जो नेचर है, यानी उस बच्चे के अंदर क्या क्या चीज है, एप्टीट्यूड क्या है, उसको हेरिडिटी से क्या मिला है, तो वो कहलाता है हमारा यहाँ पर नेचर से, यानी बायोलॉजिकल गिवेंस और द हेरिडिटी इंफॉर्मेशन। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जैविकीय विशेषताएं या वंशानुक्रम। द इन्वायरमेंट नहीं होगा, इन्वायरमेंट से मतलब यहाँ पर नर्चर है, इन्वायरमेंट और इंटरेक्शन और सारी चीजें यहाँ पर आ जाती हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर सेकेंड हो जाएगा, बायोलॉजिकल गिवेंस और द हेरिडिटी इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मास मीडिया इज बिकमिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन। जनसंचार माध्यम समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। बिल्कुल सही बात है, अपना मोबाइल देख लीजिए, मोबाइल में बच्चे जो है यूट्यूब पे, और छोटे छोटे बच्चे, एक एक साल के बच्चे यूट्यूब पे जो है कार्टून्स और सारी चीजें देख रहे हैं। तो ये सोशलाइजेशन का बहुत बड़ा एक चीजें बनता जा रहा है। नीचे दिए गए कथन में कौन सा सबसे उपयुक्त कथन है। मीडिया इज ए वेरी गुड वे टू एडवर्टाइज एंड सेल प्रोडक्ट। संचार माध्यम पदार्थों के विज्ञापन और के लिए अच्छा माध्यम, बिल्कुल, बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट आप यूट्यूब खोलते हैं तो आपको मिलते हैं, सही बात है। सोशलाइजेशन इज डन बाय द पेरेंट्स एंड द फैमिली ओनली। नहीं भाई, सोशलाइजेशन के बहुत सारे, समाजीकरण की बहुत सारी एजेंसीज हो सकती हैं, पेरेंट्स एंड फैमिली उनमें से एक है। एक्सेस टू मास मीडिया इज ग्रोइंग एंड मास मीडिया इन्फ्लुएंसेस एटीट्यूड, वैल्यूज एंड बिलीफ। जैसा आजकल देखा होगा, जैसे बच्चे मोबाइल में और इन सब चीजों में देख रहे हैं, तो इसी तरीके की प्रवृत्ति बच्चों के अंदर डेवलप होती चली जा रही है। तो जनसंचार माध्यमों की पहुंच बहुत बड़ी है और जनसंचार माध्यम की अभिवृत्तियां मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित करती हैं। बिल्कुल, बच्चा जो चीजें देखता है मोबाइल में और सारी चीजें करता है, वो उसी चीजों को इमिटेट करता है और उसकी नकल करता है। चिल्ड्रन कैन नॉट डायरेक्टली इंटरेक्ट विद मीडिया। बच्चे संचार माध्यमों के साथ प्रत्यक्ष रूप से अंतःक्रिया नहीं कर सकते, करते हैं भाई, लेकिन उनको किस तरीके से हमें कराना है, ये पेरेंट्स और टीचर के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 26 क्वेश्चन है हमारा, हाउ चिल्ड्रन लर्न, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विद रिस्पेक्ट टू दिस स्टेटमेंट। कि बच्चे किस प्रकार सीखते हैं, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा इस प्रश्न के विषय में सही नहीं है। चिल्ड्रन लर्न इन क्लास ओनली, बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं। बच्चे तब सीखते हैं जब वे संज्ञानात्मक रूप से तैयार हों, सही बात है। जब हम पढ़ेंगे थॉर्नडाइक की थ्योरी पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे लॉ ऑफ रेडीनेस पढ़ेंगे, उसमें आता है कि संज्ञानात्मक रूप से तैयार। बच्चे अनेक प्रकार से सीखते हैं, ये भी सही बात है। बच्चे सीखते हैं क्योंकि वे स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन हमें इसमें नॉट ट्रू देखना है, नॉट को सबसे पहले अंडरलाइन कर लीजिए। तो चिल्ड्रन लर्न्स इन क्लास ओनली, ये बात सही नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो मैं इनको मिटा देता हूं, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which one of the following strategies should a primary school teacher adopt to motivate her student? यानी प्राथमिक विद्यालय शिक्षक को अपने शिक्षार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए निम्नलिखित में से किस रणनीति को अपनाना चाहिए। इनकरेज कंपटीशन फॉर मार्क्स अमंग्स इंडिविजुअल स्टूडेंट, यानी प्रत्येक शिक्षार्थी को अंक लाने के लिए स्पर्धा हमें करानी चाहिए, या इंसेंटिव्स का यूज करना चाहिए, रिवार्ड्स का यूज करना चाहिए, प्रोत्साहन का यूज करना चाहिए, या हेल्प चिल्ड्रन सेट गोल्स एज पर देयर इंटरेस्ट एंड सपोर्ट देम इन वर्किंग टुवर्ड्स द सेम, या फिर स्टैंडर्ड को सेट करे फॉर एंटायर क्लास के लिए और रिजिड पैरामीटर्स बना ले, यानी पूरी कक्षा के लिए मानक लक्ष्य निर्धारित करना और उनकी उपलब्धि का आकलन करना। देखिए, हम
सारे बच्चों के लिए एक जैसा स्टैंडर्ड नहीं बना सकते। हर बच्चे की इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, हर बच्चे की अपनी एबिलिटी होती है। तो सबसे करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3, यानी बच्चों को उनकी रुचियों के अनुसार अपने लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें पाने के उद्यम में सहायता करना, कि बच्चों को उनके एबिलिटीज के अकॉर्डिंग कुछ जो है गोल सेट करा दिए गए और फिर उनमें उनको अचीव करने के लिए उनकी हेल्प करना। नेक्स्ट हमारा आता है इसमें क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन। प्राइमरी एजेंसी सिंपली फैमिली होती है, परिवार होता है, उसके बाद पियर्स आते हैं, सिबलिंग्स आते हैं, ये सारी चीजें आती हैं हमारी। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गिविंग चिल्ड्रन ग्रुप वर्क इज एन इफेक्टिव पेडागोजिक स्ट्रेटजी सिंस। बच्चों को समूह कार्य देना एक प्रभावी शिक्षण नीति है, क्योंकि समूह कार्य दिया जाता है बच्चों, क्यों दिया जाता है? चिल्ड्रन विल बी एबल टू डू देयर वर्क क्विकली, क्या वो बच्चे अपना काम जल्दी करने में समर्थ होते हैं। चिल्ड्रन लर्न फ्रॉम ईच अदर, बच्चे सीखने की प्रक्रिया में एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता भी करते हैं। चिल्ड्रन लर्न फ्रॉम ईच अदर एंड सपोर्ट ईच अदर। इट अलाउज सम चिल्ड्रन टू डोमिनेट हमें बिल्कुल नहीं कराना है। इट हेल्प्स टू रिड्यूस द टीचर्स वर्क, ऐसा कुछ नहीं है कि टीचर्स को अपना काम करना है, और ऐसा भी नहीं है। उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि सीखने की प्रक्रिया में चिल्ड्रन लर्न फ्रॉम ईच अदर। जब हम बच्चे को ग्रुप वर्क देते हैं तो बच्चों के अंदर जो है एक दूसरे से सीखते हैं, कोऑपरेटिव हुआ, कोलैबोरेटिव हुआ, इन सारी चीजों में बच्चों की डेवलपमेंट होता है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, अ चाइल्ड विद नॉर्मल इंटेलिजेंस शोज डिफिकल्टी इन रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंडिंग लैंग्वेज। इट इंडिकेट्स दैट द चाइल्ड इज शोइंग सिम्टम्स ऑफ। एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने और समझने में कठिनाई एवं समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है, अभी अभी मैंने बताया, तो उसका आंसर हो जाएगा डिसलेक्सिया, अगर उसको पढ़ने संबंधी है। डिस्ग्राफिया हमारी लिखने संबंधी होती है, जिसमें बच्चा लिख नहीं पाता है। डिसकैलकुलिया ये मैथ से रिलेटेड होती है। डिस्प्रेक्सिया ये हमारी होती है लोकोमोटर डिसेबिलिटी, जिसको हम कहते हैं। इसमें बच्चा जो है सही से चल नहीं पाएगा, मूवमेंट नहीं कर पाएगा, यही सारी चीजें होती हैं। उसका हाथ नहीं मुड़ पाएगा, पैर नहीं हो पाएगा, ये सारी चीजें होती हैं। तो आपको ये सेशन कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं, वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि पहले एक थ्योरी क्लास दूं, उसके बाद हम उससे रिलेटेड सारे के सारे PYQ लगाएं, जिससे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग काफी अच्छी हो जाए। और हम नेक्स्ट जो सेशन रखेंगे उसमें हम जो है अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड भी क्वेश्चन रखेंगे, प्लस कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस भी उसमें रखेंगे। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।